नमस्ते, मैं सिर्फ डॉक्टर प्रशांत कुचनकर। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही दिल के करीब और हम हमेशा मेरे लिए एक रेफरेंस रहे और हमेशा मेरे लिए प्रेरणा रही है, ऐसे मेरे दोस्त डॉक्टर प्रियदर्शन तुरे आज अपने साथ है। और इनका वर्णन करने के लिए अगर ऐसा स्पेसिफाई एक वर्णन करें तो इनका वैसा वर्णन हो नहीं सकता, क्योंकि ये आज हमने इनको एक टाइटल भी दिया है, रोडलेस ट्रैवलर। सो ये काफ़ी आइडेंटिटी अलग अलग काम करते 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 इनका कोई भरोसा नहीं रहता है कि आज यहाँ पे है तो ये कल और कहाँ पे ज्वाइन होंगे और कल कौन सा काम शुरू करेंगे। इतने बिंदास और उनका जर्नी इस प्रकार का है। तो जस्ट मैं प्रियदर्श से पूछूंगा कि अभी डॉक्टर साहब का क्या चल रहा है। अभी मैं एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ। यस। ओके। डॉक्टर प्रियदर्श तुरे के काफ़ी जर्नी रहे हैं और इन जर्नी में से उनका सेल्फ टॉक हम आज सुनेंगे कि उन्होंने ये सब जर्नी कौन से एक थॉट प्रोसेस से किया है। तो जैसे अभी अभी वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, इसके पहले वो छत्तीसगढ़ में थे, उसके पहले और कहीं थे, उसके पहले पीएससी में भी उनका काम का काफ़ी बड़ा अनुभव रहा है, उसके पहले कॉलेज में भी उन्होंने काम किए हैं। तो आपको मुझे ये पूछना है कि अभी सभी हमारे यूथ लोगों का एक रहता है कि एक एजुकेशन होने के बाद एक पर्टिकुलर कोई नौकरी करे या कहीं तो भी काम करे, फिक्स हो जाए, सेटलमेंट शब्द जो हो जाए तो ही मैं सेटल हो जाऊंगा। ये सेटलमेंट शब्द आपको कभी कैसे क्या नहीं लगता? आप अभी कब रहते हैं और आगे क्या कहाँ पे जाएंगे कुछ आपका पता ही नहीं रहता है। इतना उसके लिए थोड़ा सा हिम्मत भी लगती है, इतने आइडेंटिटी अपनी जुड़ी हुई छोड़ के आप और दूसरे इसमें कुछ नए प्रयोग करते हैं। हाँ, ये अच्छा सवाल है। मुझे भी लगता है, मतलब एक तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो ये निर्णयों को आसान बनाती है कि कोई एक जगह से हम लोग दूसरी जगह जाए। तो उसमें मेरे ख्याल से शुरुआती बचपन से हम लोग जो देखते, मतलब मैंने जब भी मेरा बचपन जैसे देखता हूँ मैं, तो उसमें किताबों का बहुत रोल था, एक बहुत महत्व था। और उसमें बहुत सारी किताबें बचपन में घर पे ही मेरे चाचा की एक होम लाइब्रेरी थी, तो मैं पढ़ा करता था। और उसमें फिर तो खेलता भी था, पढ़ता भी था, और एक्चुअल जो स्टडी है वो एवरेज था उसमें। तो उस वजह से स्टडी का बर्डन नहीं था कभी कि पास होना है। और बाकी जो किताबें थी वो अलग अलग मानवीय दृष्टिकोण बताती थी, इंस्पिरेशंस देती थी, अच्छे अच्छे जो चरित्र है उनके बारे में पढ़ के ऐसा लगता था कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वैल्यू सिस्टम सिखाते थे, और साथ साथ में भी बताते थे कि प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे कैसे उन महानुभावों ने अपने अपने परिस्थितियों से संघर्ष किया और फिर आखिर में बहुत अच्छा कुछ कर पाए। तो हमेशा ये पॉजिटिव वाली ही बुक्स मिली, जिससे कि ये एक सोच बनी कि मेहनत करने से और स्ट्रगल या चैलेंज आए तो उसको फेस अच्छे से करे तो उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो वो एक पॉजिटिव सोच काफ़ी बनी, और इसमें मुझे लगता है किताबों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे वक्त आपको भी पता है कि कुछ इंटरनेट या बाकी सारी चीज़ें उतनी नहीं थी। मोटिवेशनल टॉक्स और ये सारी चीज़ें तो बहुत दूर की बात थी। दूरदर्शन चलता था और उसमें जो जो भी लिमिटेड एंटरटेनमेंट था उतना ही हमारे पास सोर्स था। तो समय बहुत रहता था और डाइवर्जन नहीं थे, तो किताबों के साथ अच्छा जोड़ पाते थे। तो उस समय जो कंटिन्यूसली मन पे जो संस्कार हुए पॉजिटिविटी के, कि मेहनत करने से सफलता मिलेगी, चैलेंजेस आएंगे ज़िंदगी में लेकिन उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं और अच्छा कुछ कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने भी अच्छा किया है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये वाला ही दृष्टिकोण ज़्यादा दिखा। और फिर स्कूल में बाकी मस्ती वस्ती चलती रहती है, पढ़ाई चलती रहती है, घर वाले भी, उनको भी हम देख के सीखते हैं। तो घर वालों से भी सीखे कि हम कम संसाधनों में कैसे खुशी से ज़िंदगी जी सके, और बहुत खुश रहने के लिए बहुत कुछ बड़ा नहीं चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में भी हम लोग खुशी ढूंढकर आराम से रह सकते हैं। और दूसरा ये देखा कि लोगों में इन्वेस्ट करना भी सीखा, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, परिवार बड़ा था, बहुत सारे लोग आते थे, रिश्तेदार, दोस्त, पिताजी के, बाकी सारे लोगों के।
तो उससे ये भी सीखा कि ये जो ह्यूमन कैपिटल है उसके लिए ज़रूर नहीं कि आपके पास बहुत कुछ पैसा चाहिए, वो तो आपके स्वभाव पे निर्भर करता है, लेकिन ये ह्यूमन कैपिटल मुसीबत के समय आपके साथ साथ खड़ा होता है। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें जो बचपन में सीखी, ये एक चीज़ था। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी यूथ कैंप्स में जाया करते थे। तो महाराष्ट्र में तो हम लोग थोड़ा लकी है कि हाँ बहुत सारे यूथ कैंप होते हैं महाराष्ट्र में। तो निर्माण में गए, धड़क मुहिम में गए, सेवांकुर में गए जो साहब जी सर लेते हैं, फिर श्रम संस्कार छावनी में गए। तो ऐसे अलग अलग यूथ कैंप्स में हम लोग जाया करते थे। तो यूथ कैंप्स में भी कुछ कुछ सेशंस में उन्होंने सवाल उठाया था कि सेटलमेंट मतलब क्या। और सेटलमेंट किसने लिखा था, सेटलमेंट मतलब अच्छा जॉब लग जाना। कोई लिखता है सेटलमेंट मतलब कि एक अपना घर हो, एक जॉब हो, शादी हो गई हो, बच्चे हो और गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, ये सेटलमेंट। पर फिर शायद ये जब सेशन में सवाल उठते थे उसी समय ये भी सवाल उठता था कि अरे सेटलमेंट तो कोई फुल स्टॉप है ही नहीं उसको, वो कंटिन्यूएशन है। लोग कहते हैं कि सेटल हो जाओ, तो आप पूछोगे कि मतलब क्या। तो अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप जो कोई ये सवाल पूछता है कि सेटल हो जाओ, तो उसका मतलब रहता है कि तुम नौकरी ढूंढ लो। चलो आपने नौकरी ढूंढ ली, नौकरी ढूंढने के बाद फिर से आप बोलते हो कि मुझे मेरे मर्ज़ी से कुछ करना है, तो फिर से कोई कहता है आपको कि नहीं पहले सेटल हो जाओ। अब उस समय उसका सेटल होने का मतलब है कि आप शादी कर लो या एक बड़ा घर ले लो या अच्छा बैंक बैलेंस कमा लो। चलो आप और 5 साल रुक गए, आपने शादी कर ली, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, थोड़ा बैंक बैलेंस आया, सेविंग हो गए, फिर आप कहते हो कि नहीं मुझे कुछ और करना है, और फिर से कोई बोलता है कि नहीं पहले सेटल हो जाओ। अब उनका सेटल होने का मतलब है कि तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाए, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसकी सेफ्टी के लिए तूने बहुत सारा पैसा पहले से ही कमा के रखा है, और अभी 2 गाड़ी आ गई है, शायद घर पे बड़ा टीवी आ गया है, बड़ा घर ले लिया है। अब वो सेटलमेंट मतलब वो फिर से आप 5 साल बाद बोलते हो कि नहीं मुझे कुछ मेरे मन के हिसाब से कुछ करना है, और फिर से कोई बोलता है कि नहीं पहले सेटल हो जाओ। अब उनका सेटल होने का मतलब ये है कि तुम्हारा बच्चा अच्छे कोई कॉलेज में एडमिशन ले ले, और तुम्हारा कुछ अच्छा मैच्योरिटी फंड हो, पीपीएफ हो, तुम्हारा कुछ जो भी तुमको पैसा मिलने वाला है वो सब सिक्योर हो, तुमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तुम्हारे माता पिता सही जगह पे है, और उनको बीमारी कभी भी हो सकती है तो उसके लिए तुम्हारे पास तरतूद है, कुछ तुम्हारे पास क्या कहते हैं तो पहले से इंश्योरेंस है या तैयारी है पैसा खर्च करने की। और फिर तुम सोचते हो कि चलो बच्चे अभी इस कॉलेज में एडमिशन ले लिए, माता पिता के लिए भी हमने जो भी कुछ करना है वो करके रखा है, अब फिर से तुम सोचते हो कि नहीं कुछ और करना है। तो फिर से आप बोलते हो कि कुछ अपने मन से करना है, फिर से कोई आके बोलता है कि नहीं पहले सेटल हो जाओ। अब उस सेटलमेंट का मतलब ये है कि तुम्हारा बच्चा अभी जॉब पे लग जाए, या फिर माता पिता तुम्हारे साथ रहे और तुम हमेशा मतलब उनकी अच्छी सेवा करो, और अपने बुढ़ापे के लिए पेंशन के लिए पैसा जमा करके रखो ताकि तुम्हारा रिटायरमेंट खुशी से जाए। और फिर जब तुम 5 साल और रुकते हो, फिर 5 साल बाद बोलते हो कि चलो बच्चा भी जॉब पे लगे, अब क्या है, तो बोलते नहीं नहीं अभी बच्चों का शादी करवा दो और उनकी घर गृहस्थी देखो। फिर उसके बाद बोलते हैं कि नहीं अभी बच्चों का तो और बच्चा हो गया, उसको संभालो। तो हर इसमें तुम जब जब अपना सपना कुछ पूरा करना चाहते हो या तुम्हारा जो भी पैशन है या तुमको जो मन से लगता है ये करना है, तब तब कोई ना कोई कहता है सेटल हो जाओ। पर वो सेटल होने की कोई व्याख्या नहीं है, कोई भी अब तक बता नहीं सकता कि सेटल होना मतलब क्या है। और जब जब तुम बोलोगे कि सेटल होना है, मैं मुझे कुछ अपने मर्जी से करना है, तब कोई तुम उसके आगे का तुमको एक सपना दिखाएगा कि ये पहले पूरा करो, फिर तुम सेटल हो जाओगे। और जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो बोलेगा नहीं इसके आगे का एक पूरा सपना करो, तो तुम ज़िंदगी में कभी भी सेटल नहीं हो सकते, ऐसा मुझे लगता है। तो ये बड़ा एक भ्रम वाला सोच डाला गया है सेटल होना मतलब क्या, और जिसमें हम फंसे रहते हैं और हम सोचते हैं हम सेटल हो जाएंगे फिर करते हैं। पर आज तक मैंने किसी को ऐसा नहीं देखा है कि जिसने सेटल होने के बाद चीज़ें शुरू की है। होंगे कुछ लोग, एक्सेप्शन तो पक्का ही रहते, जो बहुत ही कम है, 0.00001% होंगे। मैक्सिमम लोग सेटल होने के चक्कर में अपनी लाइफ जीना भूल जाते हैं और वो सेटलमेंट के पीछे भागते हैं जो वो कभी अचीव नहीं करते, क्योंकि मरने तक आप सेटल मैं हूँ आज ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो ये एक मुझे वो कैंप्स में समझा। तो पर ऐसा नहीं कि कैंप में समझा तो मेरा अचानक दिमाग खुल गया और मैं इनलाइटेंड हो गया और मैंने तय किया कि आज से ये करूँगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सोच की प्रक्रिया भी बहुत धीरे चलती है।
आपको किसी ने कुछ बताया और आपने तुरंत बर्ताव में बदलाव किया, ऐसा नहीं होता है। तो आपको किसी ने बताया, फिर उसके बाद आपने थोड़ा सोचा, फिर आप उसको भूल गए, फिर से कभी कोई कैंप में गए या कभी किसी दोस्तों के साथ बात हुई, फिर से वो प्रक्रिया आपके दिमाग में शुरू हुई, फिर आप भूल गए, फिर से रूटीन लाइफ में लग गए, फिर से कभी फिर कुछ हुआ। तो ऐसा धीरे धीरे होता है। फिर एक दिन आप 2 साल 4 साल बाद डिसीजन लेते हो, पर आपको ये नहीं पता है कि ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये 4 साल में उस पर इतनी सारी प्रक्रिया हुई है और आपका बेस बना है ताकि ये डिसीजन आप ले सको। तो ऐसा नहीं होता है कि किसी दिन आपने, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, अचानक ये किसी ने सुना और अचानक उसने मन में बिहेवियर में बदलाव लाया, ऐसा नहीं होगा। ये प्रक्रिया है और इसके लिए पर्याप्त समय लगता है, इसके लिए बहुत समय लगता है। आपको बहुत बोर होना पड़ता है, आपके पास फ्री टाइम चाहिए, जो आजकल हमारे पास नहीं है, क्योंकि मोबाइल ने हमारा सारा टाइम छीन लिया है। हम बोर ही नहीं होते, जो बहुत ही खतरनाक है। जब बोर नहीं होते तो मन में आप विचलित नहीं होते हो, रेस्टलेस नहीं हो, आपके मन में चर्निंग नहीं चल रहा है, और विचलित ही नहीं हो रहे हो, रेस्टलेस ही नहीं हो रहे हो, तो आप गहराई में जाके सवाल ही नहीं पूछ रहे हो खुद से, और सवाल ही नहीं पूछ रहे हो तो फिर आंसर कहाँ मिलेंगे? और फिर आप बोलोगे कि मेरे पास आंसर नहीं है, लेकिन आंसर मिलने के लिए आपने पर्याप्त समय दिया है क्या खुद को? कभी बोर हुए है क्या? रेस्टलेस हुए है क्या? और वो ऐसा रेस्टलेस नहीं कि एक दिन में रेस्टलेस हो गया। जैसे ही यहाँ पे आप रेस्टलेस होते हो आज, तो तुरंत आपके पास मोबाइल नाम का एक दवाई है, जो जैसे ही रेस्टलेस होते हो आपने वो दवाई खोल दी तो आपको अच्छा लगता है। भले ही आप उस पर कुछ भी ना देखो, कुछ भी आपको ना समझे, बस मोबाइल चला रहे हो तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वो डोपामाइन रिलीज़ करता है ब्रेन में। तो वो बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि आप खुद को समय नहीं दे रहे हो बोर होने के लिए, रेस्टलेस होने के लिए। आप पेन से भाग रहे हो, जबकि पेन से ही चीज़ें, क्या कहेंगे मुझे, उगम होगी, वहाँ से ग्रोथ होगा, सोल्यूशन निकलेंगे। तो ये एक चीज़ है जो मेरे पास बहुत थी, बहुत टाइम था, बहुत फ्री टाइम था, बहुत बोरडम था, क्योंकि तब मोबाइल नहीं था, तब इंटरनेट नहीं था उतना, और किताबें थी, खुद का समय था, दोस्त थे, तो वहाँ पे डिस्कशन होते थे, बातें होती थी, खुद के साथ बहुत बोर होते थे, बहुत बुरा लगता था, अरे कुछ नहीं कर रहे। पर उन सब से फिर ये चर्निंग होके जवाब निकलते थे कि करना क्या है फिर, और फिर जो भी अनुभव हमने सुने थे, उन अनुभवों से ये सारे निर्णय लेने में एक ताकत मिलती थी। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो अगर उसमें से मुझे मैंने कुछ मोटिवेशनल सुन लिया, लेकिन मेरे पास बोर होने के लिए या खुद के लिए समय नहीं है, तो भी आप कोई निर्णय पे नहीं पहुंचोगे। मेरे पास इनपुट ही नहीं है, दिशा ही नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सोचा, तो वो ओवर थिंकिंग हो जाएगा। तो ऐसे, और मेरे को दिशा भी मिल गई है, और मेरे पास समय भी है, लेकिन मैंने उस सिस्टम में, वो प्रोसेस में समय नहीं दिया, तुरंत डिसीजन ले लिया, तो भी डिसीजन गलत होने का चांस है। तो ये और ये सारी चीज़ें हैं, और मैंने एन मौके पे मैंने बैकआउट कर लिया। मेरे पास दिशा भी थी, मेरे पास समय भी था जिसमें मैंने एक सोचा है, प्रोसेस भी अच्छे से हुई है, और जब फैसले की घड़ी है तब मैं डर गया। तो वहाँ पे भी फिर चीज़ें रुक जाएगी। तो वो डिसीजंस ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से लेते हैं, उस समय की आपके परिवार की सिचुएशन क्या है, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। तो ऐसा एक जवाब नहीं है, पर जैसे हम लोग भेल में बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, और फिर ऊपर से फिर से वो नींबू और कांदा डालना ही पड़ता है, तो फिर भेल और टेस्टी लगती है। तो वैसा है कि अलग अलग चीज़ें साथ में मिली, तो हर एक का अपना एक महत्व है, और उससे आप निर्णय ले पाते हो। तो मेरे ख्याल से मेरे लाइफ में वैसा हुआ है कि सही टाइम पे सही चीज़ों में जो इन्वेस्ट कर पाए, यूथ कैंप्स में जाना, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे दोस्तों की संगति, अच्छी किताबें पढ़ना, और बोर होना, खुद को समय देना, और नए नए एक्सप्लोरेशन करना, उससे गलतियाँ करना, फिर गलतियों से सीखना, और तो वो फिर जब एक्चुअली निर्णय लेने की बारी आती है तो वो एक रूटीन बन जाता है। फिर ऐसा उस टाइम पे कोई बर्डन नहीं रहता कि बहुत भारी कोई डिसीजन हम ले रहे, क्योंकि वो एक प्रक्रिया का भाग है, एसओपी कुछ बन गए उसके। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ही आप कुछ भी करो वही डिसीजन आने वाला था, अभी ऐसा हो गया। तो ये इस तरह से फिर वो डिसीजन लेने के टाइम पे मुश्किल नहीं गया कभी। जवाब देना पड़ता था कभी कि ऐसा यहाँ ये छोड़ रहे और नए जगह जा रही है, ऐसा कुछ,
पर वो प्रक्रिया का एक डायरेक्ट रिजल्ट वो निर्णय है। तो इसलिए निर्णय लेने के टाइम कोई इशू नहीं है, लेकिन निर्णय लेने के पहले जो जर्निंग होता है वो उसका बड़ा रोल रहता है। हाँ, यानी हमने देखा है कि आप पहले कहीं कॉलेज में हैं, फिर पहले उस समय पीजी नहीं किया, बाद में आप पीएससी ज्वाइन किए, बाद में अचानक से वो फिर स्किप कर दिया। अदरवाइज़ मुझे तो दिखा था पीएससी के समय आप वो कंटिन्यू करते थे, परमानेंट एमओ करके आप डीएचओ भी बन जाते थे अब तक तो। पर फिर भी वो आपने वो भी ब्रेक करने, हम लोगों को लगता है कि अभी ये प्रियदर्शन भाऊ इतने दिन, किसी भी कॉमन मैन को ऐसी आइडेंटिटी चिपक जाती, पर आपने हमेशा आप कब कहाँ का डिसीजन लोगे, तो इसके लिए ये हिम्मत, आप जो सेल्फ टॉक आपने इतनी सुनी उसके वजह से ये निर्णय प्रक्रिया आती है। उसका भी जवाब मतलब जैसे एक तो उसका मेन एक कारण रहता है मेरे ख्याल से सिचुएशन एक रहती है, क्योंकि आज मैं तय करूँगा कि मुझे यहाँ काम करना है और शायद 1 साल बाद मुझे लगे कि यहाँ पे मेरी ग्रोथ रुक गई है, या फिर मेरे पास देने के लिए जो है इस जगह को वो शायद इतना ही था और अभी नए जगह पे जा सकते हैं। या फिर वहाँ पे आपके अनुभव अच्छे नहीं आए होंगे, आपने सोचा तो था कि यहाँ पे ज़िंदगी भर रहना है, लेकिन अनुभव अच्छे नहीं आए तो फिर आपने तय किया कि आप कहीं और जाओगे, या फिर आपको और आगे सीखना है, कुछ नया लर्निंग करना है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में ज़्यादा इन चीज़ों का ज़्यादा योगदान रहा है, योगदान या इन्फ्लुएंस रहा है डिसीजन लेने में या कोई जगह से शिफ्ट होने में। तो उसमें दोनों है, प्रोज और कॉन्स है। मतलब आप अलग अलग काम करते हो तो आपको अलग अलग काम का एक मोटा मोटा जो बेसिक जानकारी है वो मिलता है, और आप कहीं पे भी नई जगह जाओगे तो वो सारा जारी जानकारी से आपको फ़ायदा ही होगा। पर स्थायी रूप से जो लोग एक जगह डटकर काम करते हैं उनकी बराबरी हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक जगह पे इतना गहराई से काम करते हैं कि वो गहराई से और कुछ सुंदर निकलता है, जो ये कुछ कुछ जगह पे ऐसे थोड़े थोड़े समय के लिए हम लोग काम करते हैं उसमें वो संभव नहीं है। तो ये इसका एक ये है कि आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं ला सकते। तो ये एक पक्का ही मैं मानता हूँ कि इस वे ऑफ लिविंग की खामी है, लेकिन इसका फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे आप फ्लेक्सिबल हो, आप एक जगह बंधे नहीं हो, तो आप एक ही समय पे बहुत सारे कामों को छू सकते हो और अपना उसमें योगदान दे सकते हो। और आपके पास फिर अलग अलग कामों की, अगर आप सच में उसमें थोड़ा समझने के लिए समय डालते हो तो अलग अलग कामों की एक अच्छी खासी समझ आप में बन जाती है, और आप रिसोर्सेस मोबिलाइज करने में बहुत मदद कर सकते हो। किसी को जानकारी, जैसे एक कोई जगह है जहाँ पे एक इंसान ने गहराई से काम किया है, तो मैं उनके पास जाऊँगा तो मुझे वो उस काम के लिए बहुत अच्छे से बता पाएंगे, पर बाकी दूसरे काम के लिए नहीं बता पाएंगे। पर फिर यदि मेरे पास कोई आता है तो मैं उनको शायद 10 कामों के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा, डीप में नहीं दूंगा, लेकिन बेसिक जानकारी दे सकता हूँ। तो ये एक उसका एक फ़ायदा है। और तो इस वजह से मुझे लगता है कि हर एक की अपनी अपनी पर्सनालिटी रहती है, हर सिचुएशन भी रहती है। कभी अगर मान लो एकदम लंगर डाल के कहीं पे 10 साल 20 साल 30 साल काम करना है, ऐसी ज़रूरत आ पड़ी तो वो भी कर लेंगे। और कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा बहुत गहराई में जाके काम करने की ज़रूरत नहीं, सिस्टम्स बिठा लो, हैंड ओवर कर दो और निकल जाओ, अगले की राह पे चले जाओ, तो वो भी चलेगा। तो मेरे ख्याल से सिचुएशंस शायद ज़्यादा सिचुएशंस पे निर्भर करता है, और आपकी पर्सनालिटी और आपको उस समय क्या चाहिए उससे बहुत कुछ निर्भर करता है। और पर मुझे फिर भी लगता है कि एक जगह पे टिक के काम करना, वो भी मैंने मेलघाट में जैसे 6-7 साल था तो वहाँ पे काम कर पाया, तो वो कर पाऊँगा। पर शायद अभी तक वैसा कोई एक कोई ध्येय नहीं मिला है या एक जगह नहीं मिली है जिस पे कि ये पूरी तरह से इस पे ही फोकस करे। और थोड़ा मल्टीटास्किंग सीखने से ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ मिल भी गया पैशन तो भी छोटे छोटे और दूसरे कुछ काम तो कर ही पाएंगे। तो ये मेरी सोच है इस बारे में। आपकी सोच बहुत सारे, मैं जो बहुत सारे यूथ देखता हूँ
या कोई आजकल एमपीएससी यूपीएससी बस यही करना है, या इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद यही मुझे चाहिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इसके सिवा मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ये नौकरी के सिवा मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मुझे भाई या बहन मेरा इसमें इसमें मेडिकल में गया तो मुझे उसी में जाना है, तो उसको लगता है कि एक ही एक्सपोजर है उसको, उसने यानी उसने बोर थोड़ा सा ही हुआ है और उसने मोबाइल से किसी का देखा है तो उसका रेफरेंस वही बन गया है। पर डॉक्टर प्रियदर्श से आपने अपने को इतना सीखने को मिल रहा है कि वो बहुत सारे प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा बोर होते हैं, उसके लिए वो ब्रेन में काफ़ी फूड भी देते हैं, बहुत लोगों का सुनना पढ़ना, और उसके कॉम्बिनेशन से उन्होंने सेटलमेंट करके, ऐसी कोई स्थायी एक व्याख्या नहीं होती है, आप अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई एक ही एक्सपेरिमेंट में आप डीप में जा सकते हैं। तो डॉक्टर प्रियदर्श अपने लिए एक रेफरेंस है कि एक सेटलमेंट ना हो तो कितने मल्टी सेटलमेंट आप कर सकते हैं। अभी तो डॉक्टर प्रियदर्श इतने अनकंडीशनल भी है कि अभी उन्होंने घर पे कुछ समय था तो अलग अलग क्या क्या बनाए, अभी अपने किचन के कुछ प्रयोग किए हैं इतने में। किचन में काफ़ी चीज़ें वो बना रहे थे और अलग अलग, और अनकंडीशनल के लिए ये अनकंडीशनल शब्द जैसे भी हम तीनों को आज ये सुबह ही मिले, तो विराज भी ऐसा है ना, जैसे प्रियदर्शा आए तो वो सोएगा या ऐसा एकदम चाइल्डिश करेगा, और हम भी थोड़ा सा भाव आ गए हमारे तो रिलैक्स। तो ये एक अनकंडीशनल प्रेम वाला जो पार्ट है वो प्रियदर्शन से मुझे भी मिला और हमारे काफ़ी दोस्तों से मिला है। उसने कभी भी किसी को कोई फिलॉसफी या हम जैसे अलग पैथिक है या ऐसा कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। प्रियदर्शन हमारे लिए एक अनकंडीशनल प्रेम का सोर्स रहा है। उसकी खुद की फिलॉसफी है अनकंडीशनल रहना, अभी जो बात कर रहा है वो, कि कोई एक सेटलमेंट नहीं होती है, तो उसका अनकंडीशनल स्वभाव की वजह से वो हमारे पूरे दोस्तों को काफ़ी जुड़ा के रखता है। उसका वो हमेशा ही वाला है कि पूरे लोगों को वो कनेक्ट करके रखता है, तो उसकी स्वभाव की ये स्पेशलिटी है। इसलिए उसके साथ बहुत सारे यूथ भागते। पिछले जो हमारे पॉडकास्ट थे उनके निर्माता नितिन, उसके लिए मेन जो केमिकल रिएक्शन करने वाले प्रियदर्श सर ही थे। सो इनके स्वभाव की वजह से हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े और बड़ा अच्छा लगता है इनका नाम सुनते ही। यानी अल्बर्ट एलिस का मैंने तो अनकंडीशनल लव सुना, पर इसके फिलॉसफी से मैं भी काफ़ी कुछ सीखा हूँ। तो प्रियदर्शन जी, मुझे ये भी पूछना है कि आपकी दो प्रोसेसेस हुई, एक तो कॉलेज के बाद में कुछ प्रोसेस हुई और बचपन से हुई, और मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने पिछली बार भी बताया था कि प्रियदर्शन भी ऐसे प्रिविलेज फैमिली से नहीं थे, प्रिविलेज बैकग्राउंड से भी नहीं थे, और ना ही ये मेरिट में थे, ना ही ये कॉलेज में टॉपर थे। तो ये ज़्यादा अपने लिए काम के लोग हैं। तो वो कॉलेज तक के सफ़र में आपको कौन से बुक्स ने बहुत इम्पैक्ट किया, और आपके फिलोसफी में जैसे अभी की डिसीजन प्रोसेस है उसमें किस चीज़ का कंट्रीब्यूशन रहा है? कैंप्स वगैरह कॉलेज के बाद में रहे, पर आई थिंक बारहवीं के पहले आपके चाचा या पढ़ाई। हाँ, कैंप्स के मतलब ये कॉलेज के पहले तो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता था। मतलब वो कहानियों की किताबें होती थी जिसमें हमेशा कोई अच्छा करता था तो उसके लाइफ में आगे अच्छा ही होता था। तो एक शायद वो फिक्स एसोसिएशन जुड़ गया था कि ज़िंदगी में अच्छा करो तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। और वो देख भी रहे खुद की ज़िंदगी में कि हाँ आप अच्छा करो और अच्छा ही होगा। तो उसमें जितना कम आप मैनिपुलेशन करोगे, जितना कम आप में दुर्गुण रहेंगे, उतना अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा से अच्छा ही रहा हो, तो कुछ खामियां भी रही होगी मेरे में, कुछ कमियां भी रही होगी, गलतियां भी मैंने की होगी। पर ऐसा नहीं है कि गलतियां कर ली और वहीं पे रुक गए। तो गलतियां कर ली और उनको सुधारने की कोशिश की कि दूसरी बार वो गलती ना दोहराई जाए, तीसरी बार ना दोहराई जाए। और तो वो वाला अंदर में प्रक्रिया तो शुरू रहती है कि आप खुद को जानते हो, आपके स्ट्रेंथ जानते हो, वीकनेस जानते हो, और फिर उन वीकनेस पे आप निरंतर काम करते रहते हो जब तक वो वीकनेस चली ना जाए या कम ना हो जाए। तो मेरे बारे में भी ये लागू है कि गलतियाँ तो बिल्कुल ही की होगी, हर कोई करता है और मैं भी उसमें एक्सेप्शन नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि गलती करूँगा तो वहीं पे रुक जाऊँगा, तो उस गलती को मान के फिर आगे बढ़ के नहीं, इसके बाद ये गलती नहीं दोहराना है या फिर कोशिश करना है कि कम से कम ये गलती करूँ। तो ये प्रक्रिया एक चालू रहती है। तो किताबों के बारे में फिर मैं ये इस किताबों में बहुत सारे रेफरेंस आते हैं इस बारे में कि बहुत सारे लोगों ने कैसे अपने अपने लाइफ में और चेंजेस लाए हैं। तो मुझे बहुत सारी किताबें तो याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से
जैसे कहानियों की किताबें, फिर फैक्ट्स की किताबें, फिर ऐसे अलग बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। कॉमिक्स भी काफ़ी सारे पढ़े थे, उस समय कॉमिक्स बहुत चलते थे। पर मेरे ख्याल से उसके बाद जो फिलोसॉफिकल एंगल है वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक किताब लिखी थी, बुद्धा एंड इज धम्मा। तो वो किताब में मैं फिर फिलोसॉफिकली थोड़ा सोचने लगा लाइफ के बारे में कि ये लाइफ क्या है, या ओके हम लोग का क्या एक मकसद है, लाइफ का मीनिंग क्या हो सकता है। फिर ऐसा भी कि सही चीज़ें क्या है, गलत चीज़ें क्या है, सही चीज़ें क्यों करनी चाहिए, गलत चीज़ें क्यों नहीं करनी चाहिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक अच्छा लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो बहुत सारे जो बहुत लोग बोलते हैं कि ये करो वो करो, तो क्या करना है वो बताते, लेकिन कैसे करना है वो बड़ा रेयरली बताते हैं। तो वो कैसे वाले जो सवाल थे वो धीरे 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 फिर आने भी लगे, और ये इस तरह की फ़िलोसॉफिकल बुक्स जिसमें साइंटिफिक आधार पे कुछ जवाब थे, वो सारे समझ के फिर मुझे लगा कि अच्छा ये इस तरह से, तो फिर ये लाइफ को ऐसे फिलोसॉफिकली थोड़ा सा मैं सोचने लगा। जो तब तक शायद 11th स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ी होगी बुक, तो 11th के पहले जो एक अच्छा लाइफ था जिसमें फिर भी अच्छा लाइफ था और अच्छे से जी रहे थे और खुश थे। पर ये किताब पढ़ने के बाद और थोड़ा उसको समझ के जीने की कोशिश करने लगे। तो तब तक ऐसे ही जी रहे थे, अब फिर थोड़ा समझ के जी रहे हैं। तो बदलाव बहुत नहीं है, बस इंटेंशन और सोच में बदलाव था। और फिर और बेहतर जीने की कोशिश करने लगे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें 11वीं में वो किताब पढ़ने के बाद हुई। फिर उसके बाद मैंने कुछ मेडिटेशन के कैंप्स अटेंड किए, फिर वहाँ पे भी मैं थोड़ा सा फोकस रहने का या तटस्थ रहने की स्किल्स जो है वो थोड़ा सीखने की कोशिश किया, खुद के साथ समय बिताने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी भी हेल्पफुल है। जो आपने विपश्यना भी की है। हाँ, और मुझे विपश्यना एक भी बार कुछ बोल कुछ रहे थे करते कि प्रशांत, विपश्यना ये खाली 10 डेज का नहीं है, वो तो रोज के प्रैक्टिस का पार्ट है। राइट राइट। तो विपश्यना में यही कहा जाता है कि वहाँ तो आपको बस टेक्निक सिखाते हैं। एक्चुअल विपश्यना वहाँ से निकलने के बाद होती है, जब आप डेली वो मेडिटेशन टेक्निक या विपश्यना वाली टेक्निक है जो उसको फॉलो करते हो, और उससे आप खुद के मन में क्या चल रहा है उसके लिए आप बहुत बार अवेयर हो जाते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग कुछ कर देते हैं, हम लोग बुरा फील कर रहे हैं, हम लोग को गुस्सा आ रहा है, हम लोग तो ये हम लोग को हम गुस्सा प्रक्रिया क्या रहती है कि कोई ट्रिगर हुआ, मुझे गुस्सा आया, मैंने गुस्सा कर लिया, और फिर बाद में वो गुस्सा बढ़ गया या वही ख़त्म हो गया, और मैं भी 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद मुझे बुरा लगता है कि अरे मैं गुस्सा क्यों हुआ, ये तो बहुत छोटी सी बात थी। तो मेडिटेशन या विपश्यना या बाकी सारी चीज़ों से ये एक होता है कि ये जो प्रक्रिया है, ट्रिगर होना, गुस्सा आना, गुस्सा करना और बाद में पश्चाताप होना, इसमें आप पहले और दूसरे पहले स्टेज पे आप उसको अवेयर हो जाते हो। जैसे ट्रिगर आ रहा है तो आपको मन में तुरंत पता चल जाता है कि ओके ये ट्रिगर है और गुस्से वाला ट्रिगर है और मुझे गुस्सा आ सकता है, ये आ रहा है, और उसी समय आप खुद को रोक सकते हो। तो बाकी सारी चीज़ें बच जाती है, फिर आपको गुस्सा भी नहीं आता। और ये सैडनेस के लिए भी ऐसा ही है, मुझे बुरा फील हो रहा है, तो ये बुरा फील होने के बाद मैंने मोबाइल पे बहुत सारा स्क्रॉलिंग कर लिया या आइसक्रीम खा लिया या फिर बहुत वेंटिंग कर लिया, रो लिया, उसके बाद फिर मुझे पता चला अच्छा मुझको बुरा लग रहा था। तो अगर आपको स्किल है तो जैसे ही बुरा लगने का शुरुआत होता है, आप उसी समय पकड़ लोगे कि मुझे बुरा लग रहा है। अब हो सकता है आप उसी समय खुद को रोक लो, आप खुद को कंपेयर कर रहे हो या आपको निगेटिव फील हो रहा है खुद के बारे में, तो जैसे ही वो विचार का उगम हुआ आपने उसको पकड़ लिया, वहीं पे मुझे निगेटिव फील होना शुरू हो गया, तो उसी टाइम में आपने उसको पकड़ लिया, तो फिर आप उसको बढ़ावा ही नहीं दे रहे हो। तो मतलब कैसा है कि वो एक तीली है, अगर उस तीली को अगर मैंने जलाया, माचिस की एक तीली है, तीली को मैंने जला दिया है, और अगर मैं उससे एक पेट्रोल की टंकी या एक क्या कहेंगे कपास, उसको आग ना लगाओ या कागज़, तब तो वो 10 सेकंड में वो तीली बुझ जाएगी। तो विचारों का ऐसा ही है, अगर आप विचारों में एंगेज नहीं होते हो, गलत विचारों में एंगेज नहीं होते हो, तो मतलब आप उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हो। मतलब क्या, वो विचार आया है 10 सेकंड 15 सेकंड में वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। पर हम क्या करते हैं, हम उसमें रॉकेट डालते हैं, हम उसमें पेट्रोल डालते हैं, हम उसमें घास फूस डालते हैं, हम उसमें कपास डालते हैं, कपड़े डालते हैं,
और वो आग बढ़ने देते, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये तो रोक सकते हैं। तो मेडिटेशन से मुझे वो एक फ़ायदा हुआ है कि विचारों को ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ही पकड़ पाता हूँ, कभी कभी मैं भी गुस्सा हो जाता हूँ, पर वो जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, और वो जब आता है, उगम होता है, तो समझ पाते कि ये अभी आ रहा है, और फिर उसको समय पे रोक भी पाते। और फिर बाद में मान लो समय पे नहीं भी रुका तो भी तुरंत में 15 मिनट में 20 मिनट में पता चल जाएगा कि हमने गलत किया। तो ये जो है उससे जो होने वाले नुकसान है, या नेगेटिव फीलिंग है लेकिन वो लूप में चली जाती है, हम नेगेटिव सोच रहे हैं, फिर नेगेटिव लगेगा, फिर से हम नेगेटिव सोच रहे हैं, फिर से नेगेटिव लगेगा और बुरा लगेगा। ऐसे सारे लूप्स को हम लोग पहले ही रोक सकते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लूप्स में जाने के बाद हम जो देखते हैं कि पेशेंट को एक सिम्टम है, सर दर्द है, माइग्रेन है, एसिडिटी है, लाइफस्टाइल रिलेटेड है, या कोई बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, ये तो शरीर के ऊपर आया हुआ सिम्टम है, उसके पीछे उसका थॉट प्रोसेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ कॉम्प्लेक्स चल रहा है। तो प्रियदर्श ये बता रहे कि उसके भी पीछे अपन जाके वो उन्होंने जैसे वो प्रोसेस किया है, काफ़ी कुछ एक्सपोज किया है माइंड को अलग अलग किताबों से, वो जो फिलोसॉफिकल कंटेंट भी दिया है, उससे वो स्थैर्य से जो विपश्यना का उन्होंने मीनिंग निकाला है कि जो भी संवेदना आ रही है, जा रही है, उसको खाली देखना है। वो देखने के बाद उसका डिसीज़ बना देना ना बना देना अपने हाथ में हो सकता है। और फिर चाहे कोई भी पैथी हो आगे की, पर अपन अगर उसको वो जो कन्वर्ट होती है, और जब उसने आग बड़ी लग अपन खुद ही होके उसमें जब बह जाते हैं और फिर बोलते कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने मार दिया, या मेरे को ऐसा खराब लग गया और बहुत दिनों से खराब लग रहा है, और कभी कभी वो डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेडिटेशन की प्रक्रिया है जो अपने को उसको पहले ही रोक के, उसका प्रोसेसर ही, उसको जो आग है वो ही अपन कम कर ले सकते हैं। तो वो इतना कॉम्प्लेक्स होने के लिए और विदाउट सेटल रह के भी हैप्पी रह सकते हैं, जो आज प्रियदर्श डॉक्टर बता रहे हैं अपने को। प्रियदर्श, मैं आपको ये पूछूंगा कि आगे जाके आपने फिर कॉलेज लाइफ आपका कैसे रहा, यानी हम लोगों के लिए प्रियदर्श बहुत सारी चीज़ों के लिए रेफरेंस है, उनके काम काम भी एकदम हीरोइक काम है। तो थोड़ा कॉलेज लाइफ भी उन्होंने किस तरह से किया है, क्योंकि मैं जो अभी यूथ देखता हूँ वो बिल्कुल उनको कॉलेज करना है, फिर कोई तो भी जॉब के लिए ये करना है, फिर जॉब करना है, फिर किसी को फॉरेन जाना है। पर प्रियदर्शन हमेशा सोचते जाते हैं, हर एक लाइफ के पड़ाव में वो सोचते जाते हैं और बहुत लंबा प्लानिंग भी नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ कि पेशेंट कभी कभी इतना लंबा प्लानिंग करते हैं कि जो प्रेजेंट में करना है वो छूट जाता है। तो आपका कॉलेज लाइफ कैसा रहा? आपने कॉलेज में कैंप्स अटेंड किए, या आप वो वहाँ पे गए थे जब वो कुछ पूर वाला वगैरह हुआ था, वहाँ पे गए थे वो? हाँ, तो कॉलेज लाइफ मेरा बहुत अच्छा था। सबका कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा होता है। मैं हॉस्टल में था और एक मेडिकल कॉलेज था और बहुत ही प्यारा कॉलेज था। तो वहाँ पे सारी कुछ चीज़ें एवरेज थी, बहुत ही अच्छा कॉलेज नहीं था और एकदम ख़राब भी नहीं था। तो इस तरह से तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। बट ये स्ट्रगल हुआ कि जैसे ये किताबें पढ़ी, फिर थोड़ा फिलोसॉफिकली भी 12वीं में सोचने लग गए, फिर मेडिकल में नंबर लगा। तो उसमें फिर ये सोच थी कि कॉलेज में जाके बहुत कुछ अच्छा करेंगे, मतलब बहुत कुछ अच्छा माने सोशली कुछ हेल्प कर पाएंगे किसी को, या इस तरह से कुछ सोच थी। पर उस समय कुछ समझ नहीं थी कि कैसे करना है, मतलब फिर से पता है कि क्या करना है वो क्लियर था। पौधे लगाएंगे, मरीजों को मदद करेंगे, बच्चों को मदद करेंगे, या बूढ़े लोगों को मदद करेंगे, या ब्लड डोनेशन करेंगे। तो क्या क्या करना है, ऐसा थोड़ा थोड़ा था कि अच्छा इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन वो उसको कैसे करना है, इम्पैक्टफुल वे में कैसे करना है, सिर्फ एक्टिविटी वे में करना है क्या, तो ये सारे समझ जो है ये डेवलप नहीं हुई थी। और कॉलेज में वैसे जैसे हर कॉलेज में होता है कि ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिला जो इन सब में साथ दे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हुई जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर उस समय कोई मेंटरिंग मिल जाता है आसपास में कॉलेज में, या ऐसा ऑलरेडी कोई ग्रुप होता जो इस तरह से सोचता, तो शायद फर्स्ट ईयर से ही हम लोग इसमें आ पाते। तो मुझे याद है फिर शायद फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में सुनामी आई थी, तो मैंने वहाँ पे पूछा था कि मैं आ सकता हूँ क्या सुनामी में वॉलंटियरिंग करने। पर वहाँ पे फिर लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि मैं फर्स्ट या सेकंड ईयर में था। तो उनका कहना था कि अभी तुम बहुत हेल्प नहीं कर पाओगे। और फिर उसके बाद मैं मेलघाट में मैं जा पाया थर्ड ईयर में, मुझे लगता है थर्ड ईयर में। फिर वो पहला मेरा एक्चुअल ऐसा था जहाँ पे मेलघाट में हम कुपोषण और बाल मृत्यु कम करने के लिए 10-10 दिन के कैंप में मैत्री संस्था के द्वारा जाते थे।
तो वो धड़क मुहिम करके उनका एक इनिशिएटिव था, और उसमें फिर मुझे और खुद की पहचान हुई कि अच्छा हम लोग मुझे क्या पसंद है, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है, मेरी क्या वीकनेस है, ऐसी जगह पे दुर्गम जगह पे मैं काम कर सकता हूँ क्या। तो लगा कि ऐसी जगह मुझे अच्छी भी लगती है, मैं काम भी कर सकता हूँ और वो मेरी स्ट्रेंथ भी है, और मुझे को वहाँ वहाँ पे रहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक मुझे काफ़ी अच्छा पता चला। फिर उसके बाद तो फिर कॉलेज ख़त्म हो गया, मैंने निर्माण कैंप में गया मैं, और एक दो कैंप में गया। फिर मैंने तो इंटर्नशिप में वो बाढ़ आई थी बिहार में, तो वहाँ पे मैं जाके जैसे ऐसे जगह पे जाना तो पहले से ही था कि ऐसे जगह जाके काम करना है, तो सुनामी में नहीं जा पाया, लेकिन ये कोसी में जब बाढ़ आई थी वहाँ पे जाके मैं बिहार में कुछ महीने काम कर पाया। तो ये सारे अनुभव, और फिर बीच में ये धड़क मुहिम या निर्माण, इनके वजह से थोड़ा एक दुनिया खुल गई, नई दुनिया दिखनी शुरू हो गई, जहाँ पे और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ थी। बहुत सारे अच्छे लोग थे जो बहुत सारा अच्छा काम कर रहे थे, तो उन सबको मिल के, उन सब से बातें करके, उनकी सुन के उनका, और एक्चुअली अलग अलग कार्यशालाओं में जाके ऐसा लगा कि सिर्फ उससे पहले तक तो फिर ये सब बाहर नहीं गया था, तो कॉलेज लाइफ सीमित था कि डॉक्टर बनना है, फिर कुछ तो करना है, फिर पीजी करना है, इतना ही था। कुछ तो करना है, वो क्लियर नहीं था क्या करना है, लेकिन मोस्टली वो डॉक्टरी फील्ड में ही था। पर जब जैसे बाहर निकले तो पता चला कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, तो जितना मैं एक्सप्लोर करता गया उतना मुझे अपॉर्चुनिटीज़ पता चलते गए कि ये भी कर सकते हैं, इसमें भी मेरी गति है, ये भी मेरी स्ट्रेंथ है, या फिर इन जगह पे ज़रूरत है, रादर देन कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ऐसी जगह पे ज़रूरत है और मुझे ऐसी जगह पे काम करना पसंद है, या फिर इन इन क्षेत्रों में कुछ मदद चाहिए और मैं ये कर सकता हूँ। तो वैसे जाके फिर वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ लेते गए, जितना अपॉर्चुनिटीज़ लेते गए उतने ज़्यादा और रास्ते खुलते गए। तो कॉलेज तो बहुत अच्छे से प्यार में मस्ती में चला गया कि दोस्त थे, खेलते थे, पढ़ते थे, मस्ती भी करते थे, प्लस ये काम भी मैंने करना शुरू किया, मतलब जहाँ पे एक्सप्लोर करना है खुद को अलग अलग क्षेत्रों में। तो उससे फिर जैसे मैं कॉलेज ख़त्म किया तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे, ये भी कर सकते, वो भी कर सकते हैं। तो वो फिर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी था, जो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास एक ही रास्ता हो और तुमने वही अपनाया है। तुम्हारे पास हमेशा प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी रहना चाहिए, जहाँ पे तुम कंफ्यूज रहना चाहिए कि अरे मेरे पास इतने सारे अच्छे ऑप्शन हैं, उसमें से क्या चूज़ करूँ। तो उसके लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है कॉलेज की लाइफ में। उसके लिए आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है, जहाँ जहाँ वॉलंटियरिंग की अपॉर्चुनिटी मिले, कैंप्स जाने की अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छे लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छा काम देखने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसको बिल्कुल नहीं खोना है। तो मैंने कभी भी ऐसे बहुत ही रेयरली कोई अपॉर्चुनिटी हुई है, जितनी आई मैंने उन सबको ले लिया। तो उस वजह से मेरे पास बहुत सारे रास्ते खुल गए, और फिर मैं बहुत अच्छे से जो भी डिसीजंस थे, फिर मैं जो ऑप्शन है उनमें फिर सोच समझ के मेरी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस ले पाएगी, और अच्छा इनमें से चुनना क्या है और क्यों चुनना है। तो ये एक प्रक्रिया हुई, लेकिन इसमें वो एक्सप्लोरेशन था, वो बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि ज़रूरी है आपके लाइफ में। अगर आप यूथ हो और ये सुन रहे हो, तो जहाँ पे भी ऐसी वॉलंटियरिंग की अपॉर्चुनिटी आएगी, बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी आए, किसी से मिलने की, कुछ देखने की, आप जाइए, पक्का ही जाइए, किताबें पढ़िए। सिर्फ ये छोटे छोटे पॉडकास्ट या बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी है, लेकिन जब हम लाइव इन सब चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, तो उसका एक बहुत गहरा असर होता है। और लाइव में हम लोग सिर्फ अच्छा अच्छा ही नहीं देखते ना, वहाँ पे जो समस्या है उनको भी सुनते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो सारे लोग एक अच्छा ही बताते हैं, स्ट्रगल्स शेयर नहीं करते, पर लाइव में हमको वो भी चीज़ें पता चलती है। तो वहाँ पे होने वाले जो हमको चैलेंजेस आने वाले हैं, हम उनसे भी रूबरू हो जाते हैं, और इससे हमारा जो आगे जो डिसीजन है उसमें गलतियाँ, जो हम डिसीजन लेंगे उसमें गलती होने की संभावना कम हो जाती है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि गलत ही होगा। और इस सब में जैसे आपने एक जब भी बात की थी कि बाकी लोगों के निर्णय और मेरे निर्णय में थोड़ा, मतलब मेरे बैच के बाकी लोग के निर्णय अलग थे, मेरे अलग थे। तो मैं ऐसा ही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों ने जो निर्णय लिए थे, तो उनके उनके दृष्टिकोण से सक्सेस की व्याख्या अलग थी। तो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर कोई फिर अपने हिसाब से सक्सेसफुल है। उसने जो सोचा था कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो क्या, तो उसने सोचा था कि हाँ, एक बड़ा घर हो और 2 बड़ी गाड़ी हो और मेरा ओपीडी बहुत अच्छी चल रही हो और मेरा अच्छा हॉस्पिटल हो, और उसका ये सपना है और वो सपना पूरा हो गया, तो वो भी सक्सेसफुल है। और मैंने ये सपना ही नहीं देखा था, तो अभी जो चल रहा है
उसमें मैं खुश हूँ, तो मैं भी उतना ही सक्सेसफुल हूँ जितना बाकी लोग हैं, और बाकी लोग भी उतने ही सक्सेसफुल है जितना मैं हूँ। शायद डोमेन्स बदल जाएंगे, मे बी मैं सोशल सेक्टर में ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, और कोई जो एक्चुअली प्रोफेशनल फील्ड है उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो ये एक है। और इन सब में एक जो छोटा सा चीज़ मुझे लगती है कि जैसे आपने वो भी कहा कि छोटी छोटी खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो आपको आपके कुछ पैशंस पता हो तो फिर वो डेवलप कर सकते हैं। गार्डनिंग मुझे पसंद है तो मैं उसमें समय बिताता हूँ, कुकिंग पसंद है तो उसमें नया नया कुछ करता हूँ। तो छोटी छोटी खुशियों में आप खुश रहोगे तो आपको ऐसा कुछ मैंने बहुत बड़ा कुछ कर लिया और नोबेल जीता उसके बाद ही मैं खुश होऊंगा ऐसा नहीं रहेगा। आप अभी भी खुश हो जितना नोबेल जीतने के बाद खुश रहोगे। तो डेली लाइफ में आपको ये छोटी छोटी खुशियाँ आपने उनको एंजॉय करते आना चाहिए, वो बर्डन नहीं लगना चाहिए। आप कुछ असाइनमेंट भी लिख रहे हो तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। तो अगर आप छोटी छोटी रोज़ की रूटीन चीज़ों में भी आप खुशी से उनको करते हो, एंजॉय करके करते हो, बर्डन मान के नहीं करते हो, तो आप उतना ही खुश रहते हो जितना आप बहुत बड़ा काम करके खुश रहोगे। वो खुशी में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। तो वो एक चीज़ फिर मैंने की कि रूटीन में मैंने खुश होना सीख लिया। किसी से मिलना है तो बहुत खुश होता हूँ, एक्सप्रेस कर लेता हूँ। कि कुछ अच्छा बनाया तो मैं तुरंत पोस्ट करता हूँ कि आज मैंने अच्छा बनाया है। कुछ अच्छा थॉट मिला तो वो भी शेयर करता हूँ। कुछ फूल उगा है घर पे तो वो भी मुझे अच्छा लगता है, रे वाह एक फूल उग गया, तो उसको भी शेयर करते हुए ऐसा मज़ा आता है, उसको देख के भी मज़ा आता है। तो ऐसा नहीं कि शेयरिंग के बाद ही मज़ा आता है, उसको देख के मज़ा आता है, बस एक खुशी शेयर कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई स्माइलिंग वाला फेस शेयर करता है लेकिन शायद वो बहुत दुखी हो, तो शायद वो थोड़ा सा करने से बचता हूँ मैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक कंपैरिजन वाला दुनिया भी है, जहाँ पे मैंने बताया कि मैं कितना खुश हूँ या कितना हैप्पी लाइफ है, तो जिसका लाइफ में उतना अच्छा नहीं चल रहा है वो इन्फीरियरिटी में जाता है। तो हमको पोस्ट भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे कोई झूठा पोस्ट ना करूँ, जो है वो पोस्ट करूँ, और पर ये छोटी छोटी खुशियाँ शेयर भी करूँ लोगों से। फिर लोग बोलते हैं कि अरे ये बनाया, चलो कब खिला रहे हो, तो मैं उनको इन्वाइट भी कर लेता हूँ घर पे, ये आ जाओ मैं बनाता हूँ। तो ये चीज़ें है कि ये छोटी छोटी खुशियाँ शायद वो मे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, क्योंकि काम है, चैलेंजेस रहते हैं, उसका स्ट्रेस रहता है, आप गलती भी करते हो, डांट भी खाते हो आपसे गलती, और कुछ फेलियर्स भी आते हैं। पर उन सब के बावजूद भी ये रोज़ की ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ आपके साथ में हैं। जैसे आप मिले तो आज खुशी हुई, आज हम किसी और दोस्तों को मिलेंगे तो खुशी होगी। तो ये छोटी छोटी खुशियों के साथ जीना आ गया। तो हम लोग ऐसे बड़ी कोई खुशी ढूंढते नहीं बैठते, क्योंकि वो बड़ी खुशी जो है वो 10 मिनट के लिए रहती है। आज कुछ मान लो नोबेल पुरस्कार मिल गया तो चलो 1 महीना या आधा साल 1 साल तक आपको लोग याद करेंगे, अगले साल किसी और को मिल जाएगा, फिर अगले साल उसको याद करेंगे, फिर आप फिर से डिप्रेस हो जाओगे कि अरे मेरे को आज कोई पूछ नहीं रहा। 1 महीने पहले तो बहुत पूछते थे, बहुत फ़ोन आते थे, अभी कोई नहीं पूछ रहा। तो ये डेस्टिनी सिंड्रोम जैसा होता है। आप सोचते हो कि वो डेस्टिनेशन पे खुशी है, पर डेस्टिनेशन पे खुशी 2 मिनट के लिए रहती है। जैसे कि कोई 12th में हो और वो सोच रहा हो कि मेरे को मेडिकल में नंबर मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान। चलो मेडिकल में नंबर लग गया, आपका बहुत अच्छा रैंक है, आपको पता है कॉलेज मिल जाएगा। खुशी कितनी देर के लिए? 2 मिनट या 5 मिनट, क्योंकि तुरंत 5 मिनट बाद आप सोचना शुरू करते हो कि एडमिशन कहाँ लूँ, मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा है, फिर से आप दुखी हो जाते हो। क्योंकि आपकी खुशी जो थी, जो अब तक आप सोच रहे थे कि मेडिकल में नंबर लग गया तो खुश हो जाऊँगा, अब आप कंपेयर कर रहे हो कि एडमिशन कहाँ मिलेगा, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, अरे बेस्ट कॉलेज था मेरे से छूट गया, 1 मार्क कम आ गया। अब वो 1 मार्क कम आ गया इसके लिए आप दुखी हो, जबकि आपको खुश होना चाहिए कि आप मेडिकल में हो, क्योंकि 2 लाख 4 लाख लोगों के बीच में आपका नंबर लगा है। तो आप वो खुशी के बजाय आप दुखी हो कि मेरा ये कॉलेज में नहीं हुआ। तो इसलिए वो डेस्टिनेशन सिंड्रोम ज़रा मुश्किल है। इसलिए आपको जब भी आप जी रहे हो, आप खुशी से अगर जी सको, मैं नहीं बोल रहा हूँ हर टाइम पे खुश रह पाओगे, जहाँ जहाँ पे मिले वो चीज़ें उनसे खुशी ले लो, तो आपका रोज़ खुश जाएगा और ओवरऑल आप खुश रहोगे, और फिर वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागोगे नहीं, और वो नहीं मिलता है तो दुखी भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि वो दुख भी थोड़ा 10 मिनट के लिए रहेगा। राइट। आपका खुशी का आपने जो बोला छोटी छोटी चीज़ों में, और अभी जो है कोई भी खुशी या सेटलमेंट मानते हैं कि कोई एक सिक्योर्ड जॉब या सिक्योरिटी कहीं पे भी होती है,
या फिर उसके पीछे किसी पोस्ट का नाम लग जाए, एक आइडेंटिटी उसकी, या एक जगह पे उसका नाम बन जाए, एग्जिस्टेंस। आप तीनों ऐसे चीज कोई भी चीज़ को मानते नहीं हो, तो आपके हिसाब से पीस, हैप्पीनेस, सेटलमेंट की डेफिनेशन? राइट, मतलब सेटलमेंट और पीस के बारे में और हैप्पीनेस के बारे में तो हमने बात कर ली, मैं थोड़ा थोड़ा बता चुका हूँ। पर उसमें ये मैं कहूँगा कि आप जिस भी पोजीशन पे हो वहाँ आप बेस्ट करने की कोशिश करो। तो वो बेस्ट जब जैसे, तो आप 100 चीज़ें करोगे उसमें से 10 होगी, 90 नहीं होगी। तो 90 नहीं होती है तो उसके लिए दुखी हो गए, या 10 जो होगी उसके लिए दुखी हो गए, क्योंकि दूसरा कोई वो 10 भी नहीं कर रहा, वो शायद एक ही कर पा रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद ये मतलब मे बी मेरे नेचर की वजह से मुझे थोड़ा सा वो एक फ़ायदा भी मिला है कि आप मतलब मैं किसी भी जगह जाऊँ तो उस जगह पे जो काम है वो तो मैं कर पाऊँगा, पर मुझे जो पसंद है और उस जगह पे जो काम हो सकता है वो भी खड़ा कर दूँगा। तो उससे मैं खुश रहूँगा, क्योंकि जो एक्चुअल काम है वो तो मैं अच्छे से ही कर रहा हूँ, और जो काम मुझे नहीं करना चाहिए था, मतलब जिसके लिए मुझे पैसा नहीं मिलने वाला, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर काम हो, वो भी मैंने वहाँ पे जाके स्टार्ट कर दिए। अब वो सारे काम प्लस एक्चुअल काम, ये दोनों काम जब थोड़े थोड़े हो रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं, तो मुझे और खुशी मिल रही है। तो आप मुझे कहीं पे भी फेंक दो, तो वहाँ पे जो काम करना है वो तो करूँगा ही, पर जो काम नहीं करना है वो भी करूँगा, मतलब अच्छा ही काम करूँगा कोई। और उन दोनों से फिर मैं खुशी डिराइव कर रहा हूँ। तो ये एक शायद सीख गया हूँ कि शायद काम कोई भी सिलेक्ट करूँ या जगह कोई भी सिलेक्ट करूँ, वहाँ पे मैं अपना एक मुझे जो पसंद है चीज़ें, बच्चों को पढ़ाना हो गया, शाम को बच्चों के साथ खेलना, कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, पौधे लगाना, खेती करना, मतलब घर पे मैं बैगन, मिर्ची, प्याज व्याज लगाता हूँ, आलू लगा देता हूँ, करेला, ये सब, ककड़ी, ये सब घर में ही उगते हैं। इनको उगते हुए देखने में बहुत मज़ा आता है। गार्डनिंग करो, गार्डनिंग बहुत अच्छा है, तो ये एक करो। नए नए डिश ट्राई करना, जो हेल्दी डिशेस है उनके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करना, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, अवेलेबल रहना लोगों के लिए, कुछ यूथ्स के लिए कुछ नए स्किल्स सीखना, किताबें पढ़ना, कुछ लिखना, कितना कुछ है। मेरे पास समय कम होता है ये सब करने के लिए, जबकि मेरा काम बहुत डिमांडिंग नहीं है। तो मोबाइल के लिए आपके पास समय नहीं बचता है। हाँ, मोबाइल के लिए थोड़ा सा यस यस रहता है पॉजिटिवली। पॉजिटिवली। हाँ, तो मोबाइल में भी फिर, और ऐसे है कि दोस्त भी ऐसे हैं जो कुछ अच्छा ही शेयर करते हैं, तो फिर मोबाइल पे भी मैं समय स्पेंड करता हूँ, लेकिन फिर कुछ ना कुछ वो अच्छे काम में जाता है। लीजर में थोड़ा सा जाता है, लेकिन अच्छा समय जाता है, कुछ अच्छा पढ़ लेता हूँ वहाँ पे भी। और फिर जब ज़रूरत है कि मोबाइल बाजू में रख देना है तो रख पाता हूँ आराम से, ऐसा वो विड्रॉल में नहीं चला जाता। तो फिर वो है, ऐसा है। आपकी तो फिलोसॉफी जितनी हम बात करेंगे, हम जब भी मिलते थे तब फिलोसॉफी के बारे में बातें ही करते थे, वो आगे से भी सीखना है। और जो कुछ आज बताया वो बहुत सारे लोगों को उसका बेनिफिट मिलने वाला है। आप फिलोसोफर भी लगते हो हमको। एक इसके साथ लौकिक कामों में भी हमारे लिए आप रेफरेंस रहे, हमारे रोल मॉडल रहे। उसमें से पहला काम, आप जैसे कॉलेज के बाद पीएससी, काटकुम पीएससी में ज्वाइन किए, तो वहाँ पे आपने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें की जो हम लोगों को उस समय में बहुत ही सुन के किसी को मज़ा आ जाती, कॉलेज में थ्रिल आ जाता था। चाहे आपने वो पानी, बहुत बरसात बहुत थी, फिर वो डिलीवरी एक की, या वो स्नेक बाइट, एक बार बैल को आपने सलाइन लगाई, जैसे काफ़ी किस्से हैं आपके काटकोम पीएससी में। पेड़ों की बात कर रहे तो मैं जब आया था धूपकाले में, आपने शायद पेड़ लगाना चालू कर दिए थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें, उसमें से कुछ चीज़ें जो आपको बहुत सारे बताने लायक है। वैसे काटकोम पीएससी की आप बच्चों को वहाँ पे पढ़ाते थे, उसी में से नितिन भी एक निकला। तो पीएससी के कुछ किस्से, पेशेंट के साथ के किस्से। राइट राइट। तो पीएससी का तो समय, मतलब मैं कॉलेज के बाद एक्चुअली पहली बार वो रिस्पॉन्सिबल वाला पोजीशन लिया था, तो पहले तो वॉलेंटरी था। तो वो वहाँ पे 6 साल रहा, तो 6 साल वो बहुत अच्छे थे लर्निंग के लिए भी, क्योंकि मैं भी एक, हम आइडियल एक दुनिया सोचते हैं, पर एक्चुअली हम तो सोचते हैं कि आइडियलिस्टिक हो, लेकिन आगे के लोग भी आपके विचारों से मैच करेंगे ऐसा नहीं है। आपके पेस से मैच करेंगे क्या, आप तेज़ चलना चाहते हो लेकिन वो लोग का तो अपना पेस है, तो वो मैच होता है नहीं होता है ये नहीं पता था। गांव के लोगों के एस्पिरेशंस नहीं पता थे, गांव में ऐसा नहीं रहा था,
वहाँ के पॉलिटिक्स कैसे चलते हैं, वहाँ की सोच कैसे चलती है। तो ये सारी चीज़ें मैं सीखा वहाँ पे कि लोग कैसे सोचते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। आप तुरंत कुछ भी अच्छा लेके जाओ, लेकिन सब लोग ऐसे वेट कर रहे हैं आपके लिए और सारी चीज़ें मान जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनकी अपनी सोच रहती है, उनको आप पे भरोसा पहले निर्माण होना पड़ता है, उसके बाद वो धीरे धीरे चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं। तो वहाँ पे तो जो मेन काम मैं कर पाया, मतलब पीएचसी में जो काम करना है वो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पीएचसी में वो ऐसी जगह पे थी जहाँ पे वो टाइगर रिजर्व एरिया था। तो वहाँ पे बहुत बार लाइट नहीं रहती थी, बारिश 2-3 महीने रहती थी, तो उस टाइम पे भी दिक्कत आती थी। रोड्स अच्छे नहीं थे, कनेक्टिविटी बहुत ही कम थी, नेटवर्क उतना अच्छा नहीं था। और मेरे जो पीएचसी का गाँव है वो छोड़ के अंदर के गाँव में जब विजिट पे जाते थे, शायद 42 गाँव थे मेरे अंडर, तो वहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं था। तो पीएचसी छोड़ के कहीं चले जाओ तो आप कांटेक्ट में ही नहीं हो, मतलब फील्ड विजिट को जाओ तो। और हमारे यहाँ पे भी बहुत बार नेटवर्क नहीं रहता था, मतलब फ़ोन चालू नहीं रहता था। तो फिर ऐसी स्थिति में तो बहुत खुश दिन बीते। अब खुश क्यों बीते, तो पीएचसी ने मुझे असाइन किया था, मेरा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे को पेशेंट देखने हैं, पेशेंट एडमिट करने हैं, फील्ड विजिट करनी है और हेल्थ चेकअप करने हैं, और वहाँ का जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स है उनको अच्छे से रन होता है नहीं वो देखना है। तो ये सब तो मैंने किया। तो उसमें पेशेंट का विश्वास बढ़ गया। तो पहले जो 10 लोग आते थे हॉस्पिटल में, फिर वो होते होते 100 तक बढ़ गए, एडमिट होने लग गए। और कुछ कुछ चीज़ें हम लोग पीएचसी में ही, थोड़े ही कॉम्प्लेक्स भी हो लेकिन हम पीएचसी में मैनेज कर लेते थे। तो लोगों को भरोसा था, स्नेक बाइट हो जाए या फिर कुछ जहर पी के भी कोई आते हैं तो भी हम लोग कोशिश करते थे वहाँ मैनेज कर लें हम लोग। तो ऐसे अलग अलग लेवल पे हम लोग कोशिश करते थे। और तो पीएचसी हम लोग का बहुत अच्छा हुआ, फील्ड में भी हम लोग ने अच्छा काम किया। तो ये रूटीन काम तो अच्छा ही किया, मतलब शायद ज़्यादा अच्छा किया। तो उस वजह से पेशेंट का विश्वास भी बना, और पेशेंट ने बहुत हमको प्यार भी दिया और आज भी बहुत याद करते हैं। तो वो सारे गांव में फिर एक अच्छा क्या कहेंगे, एक अच्छा रेपो बना पाए कि ये डॉक्टर सच में आपके लिए सोचता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ट्रीट करेगा, तो ज़रूरत पड़ी तो आपको खाना भी खिलाएगा, आपके बच्चों के साथ खेलेगा भी, और वहाँ पे और हॉस्पिटल में ऐसी और कुछ चीज़ें रहेगी जिससे आपको और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसके अलावा फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें की। तो यहाँ से तो खुशी ली मैंने कि जहाँ पे मैंने मेरा जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से निभाया। और दूसरी खुशियाँ फिर वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना, फिर वहाँ पे अंधश्रद्धा बहुत थी, तो वहाँ के अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए कुछ कैंप्स रखना, या फिर वहाँ पे के आश्रम स्कूल में जाके बच्चों को थोड़ा सा करियर के बारे में मार्गदर्शन करना। फिर बीच में हम लोगों ने वहाँ पे स्कूल्स नहीं थी छोटे बच्चों के लिए खासकर, तो गांव के कुछ बच्चों के साथ मिलके वैसे 3-4 साल स्कूल भी चलाई। फिर नीट के लिए बच्चों का प्रिपरेशन करवाया। फिर धड़क मुहिम में जो वॉल्टियर्स आते थे उनकी ट्रेनिंग हम करवाते थे। तो फिर सांप के साथ या फिर जानवरों के साथ भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती थी। थोड़ा थोड़ा खेती भी किया उधर, मतलब पीएचसी में जगह थी तो वहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ उगाते थे। पौधे भी बहुत सारे लगाए और उनको बढ़ते हुए देखा। एग्जीबिशन भी लगाए बुक्स के हॉस्पिटल में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी शुरू की हमने ताकि लोग आके पढ़ सके। तो ऐसे बहुत सारे रेंज ऑफ काम किए। तो रूटीन काम भी किया जिसमें से बहुत कम समय मिलता था, लेकिन जब समय मिलता था तो ये सारे काम थे, और इनमें भी उतना ही मेहनत से और उतना ही लगन से हमने समय दिया। तो उनके रिजल्ट्स भी दिखे, लोगों का विश्वास जीत पाए और उनको ठीक कर पाए, और बाकी अलग अलग जगह पे जो काम किए उससे भी रिजल्ट्स आए। तो वो सारे काम करने में मज़ा भी आया। तो हैप्पीनेस ये सारे छोटे छोटे कामों से, रूटीन से तो किया ही, नॉन रूटीन से भी बहुत सारा किया। और तो ये एक पीएचसी में मुझे लगता है कि कुछ कुछ कर पाया। और थोड़ा सा तब तो बहुत ही यंग थे, तो थोड़ा ये भी था, जोश भी था कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, यहाँ जाएंगे तो रात को कहीं भी घूम लो। वो जंगल का एरिया था तो कभी शेर दिख जाता है, कभी भालू दिख जाता है। बार आप रात को अमरावती से रात को ही चले जाते थे? हाँ, तो ऐसा बहुत बार 2-3 घंटे का रात का जर्नी करके हम जाते थे। वो पूरे जंगल से, वो टाइगर प्रोजेक्ट है, रात को कभी शेर आ जाए कभी भालू हो जाए सामने, 1-2 बार आया भी, तो ऐसे बच निकले वहाँ से। तो ऐसे सारी चीज़ें हुई, तो इसलिए वो हैपनिंग था। कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी कोई डिलीवरी के बाद रहती एक डिलीवरी आपने थी, चेन पकड़ के कुछ हाथों की चेन बनाए, कुछ हाँ ऐसे भी डिलीवरीज हुए जहाँ पे एम्बुलेंस में करना पड़ा, बस में करना पड़ा, या फिर
कुछ सीरियस पेशेंट्स से उनको हम बचा पाए। तो ऐसा पेशेंट्स के हिस्से तो बहुत बहुत सारा सेटिस्फेक्शन अनुभव है। तो उस पे हम मैं लिख भी रहा हूँ अभी, मे बी शायद अभी लास्ट स्टेप पे मैं वो अनुभव लिखना, अच्छा। मे बी ये साल में होप सो पब्लिश हो जाए वो अनुभव सब किसी को सुनने के लिए बड़े मोटिवेटिंग अनुभव है, मेडिकल्स के बच्चों को भी सुनने लायक है बहुत ही। यानी उस समय में प्रियदर्श भाऊ के पास जाना हम सबका डेस्टिनेशन होता था, और उसके वहाँ के जो प्रताप और किस्से सुनना। पीएससी में हम गए थे तो धूपकाले में पौधे लगाए थे और वो अच्छे उगे थे। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं पीएससी के। और उसके बाद में फिर आप ओडिशा या और जगह पे काम किया अपने अलग अलग कैंप में, वो भी कहाँ कहाँ और कैसे कैसे अनुभव रहे आपके? राइट। तो उसमें ऐसे काम की जगह पे तो पीएससी के बाद फिर मैंने एक पीएससी में ऐसा हो गया था कि 6 साल 5-6 साल से सैचुरेशन था कि उससे आगे ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ नहीं हो रही इन द सेंस कि मैं और आगे कुछ जैसे बाल मृत्यु हो गई, कुपोषण हो गया, वो कम नहीं कर पा रहा हूँ, और उसके कारण बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहे थे, और रूटीन क्लिनिकल चीज़ों से वो ठीक होगा ऐसा नहीं लग रहा था। तो इसलिए फिर मैंने कम्युनिटी मेडिसिन करके एक जो एमडी होता है हमारा एमबीबीएस के बाद, तो वहाँ पे ये कारण जो है कोई भी बीमारियों के, और उसको कैसे ढूंढना, उसका रिसर्च, उस पर कैसे काम करना, वो सब सिखाया जाता है। प्रिवेंशन सिखाया जाता है, रिसर्च सिखाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाता है। तो मुझे लगा कि इसमें मुझे एमडी करनी चाहिए। तो उस वजह से फिर मैं वो एमडी करने के लिए फिर पीएचसी से बाहर निकला। तो 1 साल गैप था, पहले साल में मैंने अप्लाई किया तो तब नहीं हुआ मेरा। तो फिर मैं वो 1 साल के बाद मैं उड़ीसा में गया। उड़ीसा में एक संस्था है बिसम कटक में, वहाँ पे मैंने फिर हॉस्पिटल और कम्युनिटी से दोनों जगह पे काम किया। फिर उसके बाद वहाँ 1 साल काम करने के बाद मुझे एमडी के लिए दाखला मिल गया सेवाग्राम में, एमजीएमएस में। वहाँ पे मैं 3 साल मैंने एमडी की। उसमें भी फिर पढ़ते पढ़ते और बाकी कुछ ना कुछ काम हम करते रहते थे। वाटर कप फाउंडेशन था, या फिर और हम लोग के कुछ ग्रुप मीटिंग्स होते थे, वहाँ पे अच्छा ग्रुप बन गया था। और उसके बाद फिर मैं अब जहाँ जाते वहाँ पे ग्रुप तो बना ही लेते। नहीं, बन जाता है ऐसा बस लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है तो अपने आप ही वो समविचारी लोग ग्रुप बन जाता है, क्योंकि वो भी सब अपना अपना अकेला अकेला रास्ता ढूंढते रहते हैं। अब मैग्नेट है वैसे भी। नहीं नहीं, वो तो बस प्लेटफॉर्म देना है, वो शायद उतना ही एक रोल रहा है। दूसरा फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ से छत्तीसगढ़ में आया। छत्तीसगढ़ में शहीद हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं 2 साल काम कर पाया। वहाँ पे भी कम्युनिटी प्लस हॉस्पिटल ऐसा दोनों काम था। और उसके बाद मैं उसका तो कोविड शुरू हो गया, तो वहाँ पे कोविड में वो कोविड हॉस्पिटल था। फिर कोविड आईसीयू में मैंने अंबिकापुर में काम किया। उसके बाद फिर मैंने कुछ 6 महीना 1 साल गैप लिया, और बीच में कुछ रिग है रहता है, ऑयल कंपनीज रहती है, उनके साथ मैंने काम किया, क्योंकि वहाँ पे फिर 20 दिन जॉब रहता है, 20 दिन छुट्टी रहती है, 20 दिन 24 आवर जॉब रहता है। तो वो छुट्टियों में फिर मैं थोड़ा अलग अलग जगह पे एक्सप्लोर करना, कुछ कैंप्स कंडक्ट करना, ये सारा करता गया। तो ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो उस बीच में अलग अलग जब आपदाएं आती थी, बाढ़ आई या कोई डिज़ास्टर हुआ, तो उसमें फिर मैं केदारनाथ में 2013 में गया था। फिर 2018 में केरला में फ्लड्स आए थे, तब जा पाया था। अभी 2022 में शायद असम और आंध्र प्रदेश में फ्लड्स आए थे, तब गए थे हम लोग। तो ऐसे इस तरह से फिर ये फ्लड रिलीफ में जुड़ा हुआ हूँ। और मणिपुर में फिर जो वायलेंस हुआ था, तो उसके बाद शायद वायलेंस के 1 महीने बाद मैं जा पाया। और फिर 1 साल तक हमने वहाँ पे अलग अलग तरीके से जो सुविधाएं देनी है वो दी। इसमें फिर एक फाउंडेशन हम लोग ने ऐसे ही हम लोग सब दोस्त मिलके बनाया, जहाँ पे हमको पता चला कि महाराष्ट्र में तो ऐसे यूथ कैंप्स बहुत होते, तो महाराष्ट्र के बाहर हम लोग ऐसे यूथ कैंप्स, यूथ के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं जहाँ पे वो मिले और डिस्कशन करे, इन सब चीज़ों पे बात करे। तो युमित्ता फाउंडेशन हमने स्टार्ट किया, और फिर हम लोग छत्तीसगढ़ और असम में अभी ऐसे यूथ कैंप्स रन करते हैं, जिससे हमको महाराष्ट्र में बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये हमारा एक तरह का पे बैक टू द सोसाइटी है। तो उन कैंप्स में जाना, कैंप अटेंड करना, कभी कोई सेशन लेना, यूथ से इंटरेक्ट करना, तो ये सारे काम चलते रहते। और कुकिंग चलता है, गार्डनिंग चलता है, फिर किताबें पढ़ना चलता है, लिखना चल रहा है, और बहुत सारे यंग दोस्त हैं, उनसे बातें करते हैं, और खुश है। बढ़िया। तो प्रियदर्शन के साथ उनका जर्नी भी बड़ा मोटिवेटिंग और एक बड़ा रेफरेंस है। और इनके साथ फिलोसॉफी की बातें अपन कितना भी किए तो कंटिन्यूस डिस्कशन का टॉपिक है। तो हम लोग ऐसे ही बहुत सारे कैम्प से बने वाले प्रोडक्ट है, और ऐसे महाराष्ट्र में बहुत सारे कैंप होते हैं, निर्माण है, सेवांकुर है, जागृति यात्रा है,
कराड़ वाला कैंप है, ऐसे बहुत सारे कैंप जहाँ पे भी मिलता, संस्कार छावनी आनंदवन का। इससे डेफिनेटली हमारे मोबाइल की जगह हमने ये कैंप किए हैं तो बहुत लोगों को सुना है, इतना इनपुट हमने हमारे प्रोग्राम के लिए लिया है, तो उसकी वजह से लाइफ के डिसीज़न लेते समय और लाइफ में ऐसे छोटे छोटे खुशियाँ मनाने के लिए जो लाइफ फिलोसॉफी भी मिली है और ऐसे लोगों का रेफरेंस मिला है, वो आप भी बहुत सारे लोगों के लिए ये चांस है। और हम ये हमारा जो सेल्फ खोजी का जर्नी है हमारा चलता रहेगा। और प्रियदर्शन से आगे अपन जाके कभी कोई फिलोसॉफिकल छोटे छोटे टॉपिक्स पे, एंजाइटी हो गया, ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक पे बात करेंगे ऑनलाइन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।